देखिए हाँ, तो इधर ध्यान दीजिए। बताए थे आपको पिछला दिन विद्युत आवेश का चेक करने के लिए उसको गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताए थे। कोई भी बॉडी पर आवेश की प्रकृति और आवेश का पता लगाने के लिए गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बताए थे ना उसका अनुप्रयोग में। आज हमको पढ़ना है वैद्युत आवेश के मौलिक गुण। पढ़ना है क्या आपको? वैद्युत आवेश के मौलिक गुण। ठीक, सबसे पहला दिया हुआ है आपका आवेश का बीजीय योग। क्या दिया है? आवेश का बीजीय योग। दूसरा दिया है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तीसरा दिया है आवेश का संरक्षण। एग्जाम में बताए भी आपको कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश का संरक्षण सिद्धांत आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक, आवेश से क्या योज्यता से ज़्यादा मतलब नहीं है, और समझना तो जरूरी दोनों को है। ठीक, अभी बताए आपको कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसा राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, और आवेश आपका अदिश राशि है और इसका बीजगणितीय योगफल संभव है। आवेश एक अदिश राशि, इसका बीजगणितीय योगफल क्या है? संभव है। ठीक, तो आवेश का योज्यता का नियम भी यही कहता है कि यदि किसी भी निकाय में कुल आवेश, किसी भी निकाय में कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, मतलब किसी भी निकाय के अंदर जो आवेश रहेगा मौजूद, जैसे देखिए दिया हुआ डायग्राम में एक निकाय है और इस निकाय में अलग अलग पार्टिकल है। 3 कूलम, 2 कूलम, -4 कूलम, 1 कूलम और 5 कूलम का आवेश है। हम बोलेंगे इस निकाय का कुल आवेश कितना है, तो इस निकाय का कुल आवेश निकालने के लिए क्या कीजिएगा? आप इसको जोड़ दीजिएगा। इस निकाय का अगर कुल आवेश निकालना है तो टोटल आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 3 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 2 कूलम -4 कूलम। तो 3 1 4 5 4 9 9 2 11 11 -4 बराबर 7 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि आवेश को सिंपल तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक, आवेश को सिंपल तरीके से जोड़ा जा सकता है। सिंपल तरीका का मतलब समझ में आता है ना? जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, मार्केट में जाते हैं 5 किलो आलू प्लस 2 किलो आलू बराबर 7 किलो आलू, जोड़ सकते हैं? नहीं। जरा सब्जी खरीदने जाते हैं ना सामने मार्केट में, नहीं जाते हैं। ठीक, तो उस तरीके से जोड़ सकते। जब सदिश राशि रहता तब थोड़ा दिक्कत होता। तो ऐसे ही मान लीजिएगा कि जहाँ पे अदिश राशि, जहाँ पे धड़ल्ले से जुट रहा है अदिश राशि, अदिश राशि मतलब सुपरफास्ट ट्रेन, और सदिश राशि मतलब पैसेंजर ट्रेन। ठीक ना, सदिश राशि में थोड़ा सा संभल के जोड़ना पड़ता है क्योंकि उसका दिशा को काफी निर्धारण किया जाता है। अभी मैग्नेट हम लोग पढ़ेंगे तब ना बताएंगे। हम पढ़ेंगे ना मैग्नेट, तो वहाँ बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, सदिश राशि का अदिश राशि होता है। ठीक ना, धीरे धीरे से अभी एक ही बार पूरा सीख जाइएगा, है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि किसी भी निकाय, निकाय मतलब एक सिस्टम, निकाय मतलब क्या है? एक सिस्टम। अगर अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का भी एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? मान के चलिए अब मेरे पास कैमरा है, बोर्ड है ना, नेट है, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम हैं, और हम भी नहीं रहेंगे, कोई बुला लिया उन्हें चल जाएंगे, तो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुआ। सिस्टम के साथ क्या हुआ? छेड़छाड़ हुआ। मान के चलो पढ़ा रहे होने, मैडम आ जाएगी, चल जाएंगे उधर देखे, है कि नहीं? तो आके मैडम क्या की? सिस्टम को खराब कर दी। तो सिस्टम को खराब किया तो प्रभावित होगा ना सिस्टम। सेम वही सेम चीज है। अगर कोई भी बंद आवेश, सिस्टम का मतलब ये है, इसको अगर इसके पास में कोई आवेशित वस्तु आएगा तो इसको प्रभावित करेगा, तो उस कंडीशन में प्रभावित हो सकता है। पर ऐसे जब निकाय रहेगा तो इसमें कुल आवेश का जो मान होगा उस सभी आवेशों के योगफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी को आवेश का योगफल का नियम भी हम लोग कहते हैं। बात समझ में आया? इतना कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है आवेश का बीजीय योग। क्या दिया है? आवेश का बीजीय योग दिया है, सॉरी आवेश का क्वांटमीकरण दिया है। क्या दिया? आवेश का क्वांटमीकरण। दूसरा दिया है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, अब समझो पहले कि आखिर सर विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते किसको हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे रिवर्स करते हैं। तो पिछला क्लास में आपको हम बताए थे कि कोई भी वस्तु को आवेशित करने के लिए सबसे पहला तरीका अपनाया गया था घर्षण विधि को। बताए थे ना कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती है। बताए थे जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते दोनों वस्तु आवेशित होते ही है। ऐसा पढ़े थे। ठीक, एग्जाम्पल भी दिए थे आपको महिला और पुरुष वाला। बताए थे नहीं? बताए थे। अब कंडीशन यही है कि एक पर धनावेश और एक पर क्या होता है? ऋणावेश। उसने भी बताया थे आपको कि आवेश का जो मेन कारण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक,
बताए थे ना कि आवेश का जो मेन कारण होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने का जिम्मेदार कारक जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, उसमें आवेश का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था उसमें बताए थे आपको, उसका अगर देखेंगे नहीं हो तो आप लोग वीडियो उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें बताया था जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पर चला जाता है तब वस्तु आवेशित कही जाती है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में जब भिन्नता पाया जाता है तब वस्तु आवेशित कही जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में जब भिन्नता पाया जाता है तब वस्तु कैसा कहा जाता है? आवेशित कहा जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन, जब मान के चलिए कि किसी एक बॉडी ए है, कि एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक बॉडी ए है, ठीक, एक बॉडी क्या है? बी है। एक बॉडी क्या है? बी है। ये दोनों को एक दूसरे से रगड़ेंगे, एक दोनों से एक दूसरे क्या करेंगे? रगड़ेंगे। तो रगड़ने से अगर इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, तो ये कैसा आवेशित हो जाएगा? देखिए, जब तक घर्षण नहीं था, घर्षण के पहले दोनों बॉडी अनावेशित था, ऐसे भी कह सकते न्यूट्रल बॉडी था, इस पर कोई आवेश नहीं था। जैसे ही दोनों को आपस में रगड़े तो रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तुएं आवेशित हुई। बताए भी थे कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से दोनों वस्तुएं आवेशित होती है, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि चार्ज हो जाता है। बोले थे ना, रगड़ने से दोनों वस्तुएं क्या होती है? चार्ज। अब चार्ज का भी रूल है कि परिमाण दोनों पर बराबर होता है। जब चार्ज करेंगे तो दोनों वस्तु का परिमाण क्या होता है? बराबर। जितना चार्ज ए पर उतना ही चार्ज बी पर, बट प्रकृति दोनों का अलग अलग होता है। एक पर धनावेश, एक पर क्या? ऋणावेश। एक पर प्लस वाला, एक पर क्या? माइनस वाला। ठीक, अब प्लस और माइनस वाला जो डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण पर डिपेंड करता था। ठीक, बोले थे कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पर कम बल लगेगा नाभिक से, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? छोड़ देता है। और छोड़ कर कहां पे चले जाता है? दूसरे वस्तु पर, जिस वस्तु से रगड़ रहे होते हैं। ठीक, अगर इसका इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा बल, इस पे कम बल, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, और इस पे कम बल, इस पे ज्यादा बल, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे। कब? जब आपस में रगड़ेंगे तब। बात समझ में आया? दिक्कत उसी ने बताए थे ना कि मान के चलिए कि किटकैट में ज्यादा पावर है कि डेयरी मिल्क में पावर है? किसमें पास ज्यादा पावर है? जैसे ऐसे भी कह सकते हो कि बाहर मान के चलो रोड पर घूम रहा है, एक लड़का जा रहा है स्कूटी से, एक आया ओने से लेकर ड्यूक। अब लड़की कहने जाएगा? अब कोर्स स्कूटी वाला तरफ देखता भी होगा, जब ड्यूक देखेगा तो उधर चल जाएगा। ठीक, मतलब जिस पे ज्यादा बल उधर क्यों ट्रांसफर। ठीक, अब देखिए तो इसको तो पहले ये बोला कि हम अपना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल से पकड़े हुए हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, तो इसमें बताए थे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब होता है तो एक वस्तु धनावेशित, एक वस्तु क्या होता है? ऋणावेशित। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस वस्तु क्या कहते हैं? ऋणावेशित कहते हैं ना। ठीक, और जिस वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वह वस्तु कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खोकर धनावेशित, इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋणावेशित। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन कैसा कण था? ऋणावेशित कण था। प्रोटॉन कैसा कण था? धनावेशित कण था। न्यूट्रॉन कैसा कण था? अनावेशित कण था। बात समझ में आया? अब बात आता है कि सर जब आवेशित करते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वह किस तरीके से होता है? तो वही चीज यहाँ पे क्वांटम विकिरण में पढ़ना है। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो आधा इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। ठीक, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु को चार्ज कर रहा है फ्रिक्शन से ही या किसी एनी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग घर्षण का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। घर्षण का प्रैक्टिकली देखे थे। मान के चलो कि पेन को अपना बाल में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद देखते हैं छोटा छोटा कागज का टुकड़ा उसमें चिपक जाता है। चिपकता है नहीं चिपकता है? तो इसको हम लोग देखे थे प्रैक्टिकली। जब प्रैक्टिकली देखे थे तो इसमें ज्यादा समझ में थोड़ा सा आएगा। ठीक, तो बताए भी अभी बताए जब आवेशित होता है तो आवेशित का मेन कारण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तब या इलेक्ट्रॉन आएगा तब ना आवेशित कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को खोकर या पाकर, ठीक, खोकर या पाकर आवेशित हो जाता है। बताए थे ऐसा। तो यहाँ भी वही चीज है। तब यह बात आता है सब इलेक्ट्रॉन को जब भी खोएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या तो दो इलेक्ट्रॉन देगा
या तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक, आवेश जब भी स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऐसा नहीं होगा किसी को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, किसी को 3/2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, बुलाइएगा तो या तो एक आदमी आएगा या तो 2 आदमी आएगा, है ना। कहीं जाते हैं एक आदमी या तो 2 आदमी कि 1.5 आदमी, नहीं। ऐसा प्यार मोहब्बत वाला आदमी को होता है कि दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, शरीर कहीं और होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। बोलता बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? तो उसको बोलिए कि सब प्यार नहीं, सब कमजोरी का लक्षण है, अच्छे डॉक्टर जाके इलाज करवाइए, है कि नहीं? मोह माया नहीं है। ठीक, तो ऐसा हो सकता नहीं, जब भी होगा ट्रांसफर तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का या 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का, उससे कम आवेश किसी को स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? कम से कम कितना आवेश स्थानांतरण किया जा सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा कितना भी आप जा सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन तक। इसी की वजह से कहा जाता है, एक फॉर्मूला मिला आपको, Q बराबर, और किसी को आप दे रहे हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या तो n इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बराबर फॉर्मूला मिल गया Ne का, एक फॉर्मूला क्या मिला? Q बराबर, यानी इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। बात समझ में आया होगा इतना? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, उसको समझिए पहले। ठीक, लिखा हुआ है ना कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। उसके बाद लिखा है आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। मतलब न्यूनतम कितना आदान प्रदान कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ज्यादा कर सकते 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 2.5, 2.3, ऐसा दशमलव में नहीं होगा। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन से कम भी नहीं दे सकते हैं किसी को। आई बात समझ में? जब भी देंगे तो क्या, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है, मान के चलिए कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक, अब वहां लिख अलाउ है कि किलो रुपया भी चलता है मार्केट में, रुपया है ना, रुपया में चल रहा है, पैसा का तो नहीं हो रहा लेन देन, पैसा का लेन देन हो रहा है। बोलो सर पैसे ना है, मगर वहां बातचीत कैसे किया जाता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 लाख रुपया, है कि नहीं? ठीक, मतलब मिनिमम 1 रुपया। 10 पैसा वाला बंद हो गया है, बंद हो गया, 10 पैसा वाला बंद गया है, तो 10 पैसा नहीं दे सकते हैं। जब भी देंगे तो कम से कम कितना देना पड़ेगा? 1 रुपया देना पड़ेगा, है कि नहीं बात? तो दुकानदार के पास दवाई उवाई लेने जाना, तो MRP अगर लिखा है 325 रुपया 50 पैसा, तो 326 रुपया ले लेगा वो, 50 पैसा रिटर्न थोड़ी करता है। ऐसा नहीं ना करेगा कि सिक्का के आधा काट दे देगा, आधा दे देगा आपको, ऐसा भी हो सकता है। और सिक्का को काट दिया तो सिक्का कोई महत्व रहा? फिर नहीं रहा तो सिक्का को काट के नहीं दे सकते, कम से कम 1 रुपया, 8 आना नहीं चलता है अब। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा, किसी को देना या लेना है किसी से, तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही लेना है। और उस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जब भी लेंगे तो पूर्ण गुणज किसका? इंटीगर का, पूर्णांक का गुणज के रूप में ले सकते हैं। इसी की वजह से Q बराबर क्या लिखे यहाँ पे हम? Ni लिखे हुए हैं। बात समझ में आया इतना? ठीक, दिया हुआ, आगे दिया हुआ आपका उस भौतिक राशि का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का क्वांटम, इस प्रक्रिया को क्वांटमीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आवेश का स्थानांतरण जब इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, Q बराबर कितना का? प्लस माइनस Ni का। ठीक, Q बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस Ni, जहां N बराबर लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 डॉट डॉट, कितना भी तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, जहां E बराबर क्या है? 1.6 × 10 का पावर माइनस 19 कूलम। E बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ में आया? ठीक, अब देखिए न्यूनतम आवेश स्थानांतरण आवेश कितना होता है? न्यूनतम मतलब कम से कम, इससे कम किसी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो न्यूनतम स्थानांतरण आवेश का परिमाण कितना? 1.6 × 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इससे कम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? यहां तक दिक्कत है? तो आवेश का क्वांटमीकरण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, अब अगला पढ़ना है आपको। इससे कुछ एक दो हम न्यूमेरिकल देते हैं इसका, ठीक ना। जैसे दे दिए आपको कि किसी भी एक दिए एक ऑब्जेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसे बोले 4000 इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, न्यूट्रल बॉडी नहीं है,
इस पे 4000 इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, 4000 इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, तो इस वस्तु पर कुल आवेश तथा आवेश की प्रकृति क्या होगी? कुल आवेश तथा आवेश की प्रकृति क्या होगी? ठीक, आप बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए दो चीज यहां से पूछ रहा है इसमें। पहला तो पूछा कुल आवेश कितना है, और दूसरा पूछ रहा है आवेश का प्रकृति क्या है। ठीक, बताइएगा आप लोग, बन जाएगा आप लोग से, बोलिए बनेगा? बनेगा? दिक्कत नहीं बनेगा तो हम बताएं? एक बता दे देखिए, सबसे पहला चीज यहां समझिए, ये बोला है इसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन का अधिकता है तो धनावेश की ऋणावेश? ऋणावेश ना। इलेक्ट्रॉन का अधिकता तो कैसा आवेश? ऋणावेश। ये तो बात समझ में आ गया कि इस पर आवेश होगा, वो कैसा आवेश होगा? ऋणावेश होगा। अब बोल रहा है आपसे कुल कितना आवेश होगा, मतलब Q बराबर एन ई, है ना। आपको ये नहीं पूछ रहा है Q, तो Q बराबर हम लोग क्या पढ़े, एन इंटू एन का मान दिया हुआ है 4000, एन का मान कितना दिया है? बोला कि 4000 इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक है। न्यूट्रल बॉडी पर कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है? 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। जब इलेक्ट्रॉन का अधिकता है तो धनावेश की ऋणावेश? ऋणावेश। अब प्रोटॉन का अधिकता रहता तो धनावेश। आपसे पूछ रहा है कि आवेश है कितना, मतलब Q का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? Q का। Q बराबर क्या होता है? एन का मान कितना? आई का मान बदलेगा कभी? तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? -19। मल्टीप्लाई करिए, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10 का पावर 3 गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19। ठीक, अब देखिए 4 गुना 1.6 बराबर 6.4 गुना, देखिए बेस सेम है यहाँ पे, तो 10 का पावर 3 और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो -10 का पावर कितना? तो 6.4 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा? -16 कूलम। तो इस वस्तु पर कुल कितना आवेश हो जाएगा? 6.4 गुना 10 का पावर -16 कूलम। अब क्वेश्चन एक और देते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। एक धातु का टुकड़ा है, ठीक ना, एक धातु का टुकड़ा है, एक धातु का टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि उस टुकड़े पर 8 गुना 10 का पावर -7 कूलम का धनावेश आ जाए। -7 कूलम का धनावेश आ जाए, है ना। मतलब क्वेश्चन सेम है। यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा धनावेश और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन का क्या बोल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकालने का मतलब त्याग किया, निकालने का मतलब क्या किया, ये त्याग किया। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है कितना? 8 गुना 10 का पावर -7 कूलम। E बराबर होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। आपसे पूछ रहा है N का मान, क्या पूछ रहा है? N का मान। तो बताइए Q बराबर तो N ही होता है ना, तो N बराबर क्या हो जाए? Q बटा E हो जाए, होगा Q बटा E। Q का मान कितना? 8 गुना 10 का पावर -7। I का मान कितना? 1.6 गुना 10 का पावर -19। देखो इस 5 से कटेगा तो 5 गुना 10 का पावर -7, पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा? 12। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? 5 गुना 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो कितना धनावेश आएगा आपका? 8 गुना 10 का पावर -7। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है आपका? आवेश का संरक्षण। ठीक, आवेश का संरक्षण। इसके पहले हम लोग ऊर्जा का भी संरक्षण सिद्धांत पढ़े थे,
पढ़े थे ना 11th क्लास में? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत याद है? ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत याद है? पढ़े थे ना? ऊर्जा संरक्षित होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, पढ़े थे ना? ठीक, तब मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकता है। सेम चीज आवेश संरक्षण का सिद्धांत में भी है। आवेश को हम लोग ना ही उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने का मतलब नया आवेश है कहीं बॉडी पे, तो नया उत्पन्न करने का मतलब नया नहीं उत्पन्न करते हैं हम लोग। ऐसे बोलो सर चार्ज तो होबे ना करता है, ठीक, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ भी आपका है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। तरीका बदलेंगे तो अलग अलग समूह में अपना अपना परिलक्षित इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको एग्जाम्पल भी बता देंगे अभी। जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और न ही आवेश नष्ट होता है। मतलब बोला कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद कोई नया आवेश का उत्पन्न नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि दो बॉडी आपके पास है, बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी है, या तो ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। रबड़ है ना, रबड़ है, रबड़ को रगड़ है किससे, एबोनाइट से। रबड़ किससे रगड़ेंगे, एबोनाइट से। आप बताइएगा रबड़ को एबोनाइट से रगड़ेंगे तो रबड़ पर धन आवेश की एबोनाइट पर धन आवेश, रबड़ पर, कंफर्म ना? लिखवाए थे ना सीरीज एक ठो, उसके अकॉर्डिंग इसको बता दिए आप लोग। तो रबड़ को एबोनाइट से जब लोग रब करेंगे तो रबड़ पर कैसा आवेश, धन आवेश, एबोनाइट पर कैसा आवेश। इसका मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया, ठीक ना। रबड़ का इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गया, एबोनाइट पर, ठीक। सपोज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल मान रहे, ऐसा है नहीं, ठीक ना। मान के चलो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन था, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 मान रहे हैं। इसके पास कोई चार्ज नहीं था, जब रब किए तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे निकल के आ गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कमेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसके पहले तो ये बात समझ में आया कि इसके पास कैसा आवेश, ऋण आवेश, इसके पास कैसा आवेश, धन आवेश। कब, जब रगड़े तब। अब देखिए रगड़ने से पहले इसमें कितना आवेश था, 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश था ना। रगड़ने से पहले इतना ही ना आवेश था। अब रगड़ने के बाद भी जोड़िएगा तो आवेश में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते, जैसे देखिए मान के चलो कि इस बॉडी ए को इस बॉडी बी से रगड़े, इस बॉडी ए को बॉडी बी से रगड़े, तो रगड़ने के बाद क्या होगा, इस पे मान के चलिए प्लस आवेश, इस पे कैसा आवेश, माइनस आवेश। रगड़ने के बाद एक पर प्लस एक पर क्या, माइनस। तो रगड़ने के बाद कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जीरो ना हो जाएगा, ठीक। अब पहले भी तो जीरो था, पहले भी क्या था, जीरो था। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में आवेश क्या है, संरक्षित है। जो पहले का आवेश वही बाद का आवेश, ठीक। जैसे आप पढ़े होंगे एक इक्वेशन था Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू NaCl, पढ़े थे कि नहीं पढ़े, बताए थे ना एग्जाम्पल, Na प्लस, ठीक, Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू क्या होता है, NaCl उदासीन हो जाता है, फिर होता कि नहीं होता उदासीन, ठीक। NaCl क्या हो जाता है, उदासीन। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जो कुल आवेश इक्वल टू क्या होता है आपका, कुल आवेश, पहले का आवेश और बाद का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक। बात समझ में आई इतना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब अगला देखिए, ये 3 मौलिक गुण था, इसको 3 मौलिक गुण को आप याद रखिएगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत को आप याद रखना है आपको, आवेश का क्वांटिमीकरण को याद रखना है, आवेश की योज्यता को याद रखना है, ठीक, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला दिया हुआ है आपका सतत आवेश वितरण, क्या दिया है, सतत आवेश वितरण, ठीक। अब देखिए आवेश का वितरण मतलब फैलना, वितरण मतलब क्या होता है, फैलना। अब पूछेंगे आप हमसे कि सर आवेश का वितरण आखिर कहते किसको है, या आवेश का वितरण होता कैसे है, ठीक। तो आवेश का या आवेशित करने के लिए पहले 3 को विधि बताए हम, याद है, कौन कौन सा विधि बताएं, घर्षण, चालन, प्रेरण, याद है।
चालन किसको कहते हैं? चालन किसको कहते हैं? चालन किसको कहते हैं? बोलिए। नहीं याद है? बताए थे सब, कितना अच्छा से बताए थे कि जब घर्षण में क्या कि दो वस्तु को आपस में रगड़ के चार्ज किया जा सकता है। ठीक। चालन में क्या कि कोई एक अनावेशित वस्तु में आवेशित वस्तु को संपर्क में लाया जाता है, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तब वस्तु जो अनावेशित वस्तु है आवेशित वस्तु से आवेश का क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद बताए थे प्रेरण, तब प्रेरण में नहीं बताए थे कि इसमें टच नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, इसमें टच नहीं किया जाता है। इसमें पहले से जो आपका आवेश मौजूद है उस पर किसी और आवेशित चालक उसके पास लाया जाता है और प्रेरण के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। सात चीज तो था, इसको रिवाइज कर लीजिए एक दो बार आप लोग, ठीक ना। अब आज दिया है आपका आवेश का वितरण। तक आवेशित चालक जब कोई भी आवेश को धातु से संपर्क में लाया जाता है तो आवेश उस धातु पर एक समान रूप से फैलता है, आवेश उस धातु पर एक समान रूप से फैल जाता है चारों तरफ। अब देखिए आवेश का जो वितरण होता है वो तीन तरीका से होता है, आवेश का वितरण तीन तरीका से, ठीक ना। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक, एक विमीय को क्या कहते हैं हम लोग, 1D कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 1D में भी, 2D में भी और 3D में भी। 3D बोले हो तो नाम समझ में आया हो जल्दी, 3D में नहीं ज्यादा समझ में आया है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक, तो 1D, 2D और क्या 3D। 1D फिगर किसको बोलते हैं, जिसमें एक बीमा हो या ऐसे कह सकते जिसमें खाली लंबाई हो। तो 1 डायमेंशनल फिगर में क्या आ जाएगा आपका, रेखा, किरण, रेखाखंड। आई बात समझ में। 1 डायमेंशनल फिगर में क्या आएगा आपका, रेखा, किरण, रेखाखंड। आएगा कि नहीं आएगा? अरे 1D में यही ना होगा, रेखा, किरण और रेखाखंड कि नहीं। रेखा, रेखा के बहन किरण, अब दोनों के बाल बच्चा कौन सी, रेखाखंड, है कि नहीं, लड़की वाला नाम है ना। उसके बाद क्या, द्विविमीय, तो जिसमें दो बीमा हो, जिसका क्षेत्रफल निकलता हो, जिसका क्षेत्रफल निकलता, तो क्या होगा आपका, कौन कौन, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज। ये सब कैसा फिगर कहलाएगा आपका, द्विविमीय कहलाएगा। ये सब कैसा कहलाएगा, द्विविमीय। अब आता है त्रिविमीय, किसको बोलेंगे, जिसमें तीन बीमा हो, जिसका आयतन निकलता हो। तीन बीमा हो तो आयतन निकलेगा ना, तो बताइए कौन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छीनक, बाल्टी, जो भी आपको शेप बताएं ये सब कैसा कहलाएगा आपको, त्रिविमीय कहलाएगा। तो शंकु कैसा कहलाएगा, अब बउआ के बर्थडे कैप वो त्रिविमीय है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो त्रिविमीय वस्तु और द्विविमीय वस्तु और एक विमीय वस्तु, सब में आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है। कब, जब धातु रहेगा तब, जब कंडक्शन से धातु में है ना, चालक में है ना, कंडक्शन से आवेश का वितरण कब होगा, जब चालक रहेगा तब। इसके बाद ये बताए भी थे आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में, बताए थे नहीं बताए थे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, तीनों डायग्राम देखो दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है आपका किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। किसका दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। दूसरा दिया है आपको एरिया चार्ज डेंसिटी का। तीसरा दिया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक, इसको देखिए अलग अलग यहाँ पे लिख दिए हैं हम। सबसे पहला दिया हुआ है रैखिक आवेश वितरण। क्या दिया है, रैखिक आवेश वितरण, जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखा में हो, किसी सर, इस बात को एकदम याद रखना है, जब आवेश का वितरण सरल रेखा में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश वितरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश वितरण बोलेंगे। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हैं चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए चालक दिया हुआ है ना, इसका लंबाई मान लो कि एल है, इसका लंबाई मान लीजिए कितना है, एल है। ठीक, इसमें मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश दिए हम, कितना आवेश दिए, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश कितना में, एल में, प्लस क्यू आवेश कितना में डिस्ट्रीब्यूट है, एल में। तो इकाई आवेश ना, ठीक,
इकाई आवेश में। बात समझ में आया? बात को समझिए पहले। प्रति एकांक लंबाई में बोले हैं, किसमें बोले हैं? प्रति एकांक लंबाई में। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि एल लंबाई में कितना आवेश है? एल लंबाई में कुल आवेश कितना? एल लंबाई में आवेश क्यू है। एल लंबाई में आवेश कितना है? तो इकाई में कितना हो जाएगा? क्यू बटा एल। इकाई में कितना हो जाएगा? क्यू बटा एल। तो इकाई आवेश में, इकाई आवेश का मतलब प्रति एकांक आवेश में, प्रति एकांक लंबाई में आवेश में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको डिनोट किससे किया जाता है? लैम्डा से डिनोट किया जाता है। किससे? तो लैम्डा बराबर क्या हो जाए? क्यू बटा, लैम्डा बराबर क्या हो जाए? क्यू बटा। अब इसका बोलेगा आपसे मात्रक। क्या पूछ सकता है आपसे? आप पूछता ही है, इसका पूछेगा आपसे मात्रक। तो बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और लंबाई का मात्रक? तो बताइए कूलम पर। इसका बीमा बोलेंगे बताने के लिए। इसका क्या बोलेंगे? बीमा। इसको बोलेंगे बताइए बीमा इसका क्या होगा? ठीक। तो बताइए आवेश का मात्रक कूलम है, तो क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आई टी। क्यू बराबर आई टी। अब बट्टा कितना? मीटर। लेंथ है ये। मीटर तो क्या है आपका? लेंथ है ना, ये क्या है आपका? लेंथ है। ठीक। अब बताइए आई का तो बीमा ये होता है, ठीक। टाइम का बीमा टी होता है, ठीक। एल ऊपर जाएगा तो एल का बीमा कितना हो जाएगा? माइनस। इसको अपना मन से एम का पावर 0 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको अरेंज कर दोगे अच्छा से तो एम का पावर, एल का पावर -1, टी का पावर 1, ए का पावर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तो ये बात समझ में आया इतना? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब अगला देखिए, अगला दिया हुआ है आपका आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या दिया है आपको? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो सेम चीज है, ठीक। जब कोई आवेश द्विविमीय आकृति में वितरित होता है, द्विविमीय आकृति का मतलब त्रिभुजाकार आकृति हो, वर्गाकार आकृति हो, आयताकार आकृति हो, चतुर्भुजाकार आकृति हो, उसमें वितरित हो, तब उस वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। देखो दिया हुआ भी है, यदि आवेश का वितरण किसी चालक में, यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर हो, यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर हो तो चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। चालक के एकांश चालक के एकांक आवेश में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सरफेस की बात करता है, तो मान लीजिए कि ऐसा आयताकार सतह है, ठीक। ऐसा आयताकार सतह, इसका एरिया मान लेते हैं ए है, इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? ए है। तो मान लीजिए क्यू आवेश को हम लोग या तो ऐसे कह सकते हैं कि ए एरिया में क्यू आवेश को रखा गया, ए एरिया में क्यू आवेश को रखा गया, तो इकाई एरिया में कितना आवेश हो जाएगा? क्यू बाई, इकाई एरिया में कितना हो जाएगा? क्यू बाई ए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, बोले कि इकाई एरिया में आपका जो आवेश की मात्रा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका मात्रक, तो देखिए मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, अब एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखा जाएगा ना इसका? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगला देखिए दिया हुआ है आपका, हाँ बोला, घनत्व और वितरण अलग चीज है क्या? हाँ दोनों सेम चीज है, ठीक। अब अगला देखिए दिया हुआ है आयतन आवेश। क्या दिया है? आयतन आवेश, ठीक। तभी बताया आपको जब त्रिविमीय आकृति हो, और त्रिविमीय आकृति में आवेश का वितरण हो, 3D फिगर में आवेश का वितरण हो, उस आवेश में जो प्रोसेस रहेगा, सब मान लीजिए कि सिलेंडर आपके पास है, ठीक। बेलनाकार आकृति है, तो बेलनाकार आकृति कैसा आकृति? त्रिविमीय आकृति। तो उसमें इकाई आयतन में, इकाई आयतन में जो आवेश की मात्रा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। लिखा हुआ भी है कि आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है। आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, तो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग?
आयतन आवेश कहते हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है? पी से नहीं, रो से। क्या से? रो से, ठीक ना। ये पी नहीं है, क्या है? रो है, ठीक। मान लीजिए कि आपके पास 3D फिगर दिया हुआ है इस टाइप से, है ना। ये क्या है आपका? क्यूब है, ठीक। घन है ना जी, ठीक। इसका साइड मान लें कि उससे कोई मतलब भी है नहीं, ए है, तो इसका वॉल्यूम भी कुछ होगा। तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए वी है। तब अगर वी वॉल्यूम में क्यू आवेश को रखा गया, इकाई वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? क्यू बाई। तो इकाई वॉल्यूम में जो आपका आवेश है उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको डिनोट किससे किया जाता है? रो से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा भी। अब इसका बात करते हैं मात्रा क्या होगा। आवेश का मात्रा क्या होता है? अब आयतन का मात्रक तो कूलम पर मीटर क्यूब। फिर लिखा यदि चालक के आयतन में, ठीक। ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में, यदि किसी चालक के आयतन में किसी बिंदु ओ पर आयतन घनत्व रो दिया हुआ है। आयतन घनत्व कितना दिया हुआ है? रो। तो इस बिंदु के चारों ओर अति सूक्ष्म आयतन डीवी में, अति सूक्ष्म आयतन डीवी में कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश क्या होगा? तो कुल आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? डीवी इंटू रो हो जाएगा ना। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डीवी इंटू रो हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत? इसका डायमेंशन लिखा जाएगा। अब इसमें कोई समस्या है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो फिर से समझिए, सबसे पहले बताया सतत आवेश वितरण, क्या बताए? कितना प्रकार का? कौन कौन? रैखिक, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन, ठीक ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए आपको? अभी भी कोई समस्या इसमें है? ठीक, चलिए ठीक है, आज इतना है।